नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम फिर से इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास में अपना जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, जो रीट एसेस कांस्टेबल पटवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में रेतवाड़ी प्रणाली, महलवाड़ी प्रणाली के बारे में देखा था। उससे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी देख लिया। ठीक है, हमने साथ ही कुछ प्रश्न भी देखे थे और आज भी इस क्लास में भी हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे क्लास के अंत में। और आज प्रश्नों की संख्या पहले से कुछ ज्यादा होगी। और आज हम चर्चा करेंगे उपनिवेशवाद के बारे में। किसके बारे में? उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद। सबसे पहले मैं ये जानना है कि उपनिवेशवाद है क्या, होता क्या है उपनिवेशवाद। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र पर अधिकार करके प्रत्येक शासन द्वारा हर प्रकार से लाभ कमाना। जिस प्रकार ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, अधिकार में ले लिया और शासन द्वारा हर प्रकार से, व्यापार के द्वारा, राजस्व के द्वारा लाभ कमाया। यानी कि भारत जो है ब्रिटेन का क्या है? उपनिवेशक। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शासन द्वारा हर प्रकार का लाभ कमाना। कंप्लीट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उपनिवेशवाद को 3 चरणों में पढ़ते हैं। हमने 1757 है और 1757 से 1813 का काल है, उसे वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। 1813 से 1857 का काल है, उसे औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। और 1858 से जो 1947 का काल है, उसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। अब हमें यह जानना है कि ये जो उपनिवेशवाद है, इसे हमने 3 चरणों में बांटा। और जो हम भारतीयों का आर्थिक शोषण पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों, इस उपनिवेशवाद के बारे में जो जानकारी है वो मिल रही है रजनीपाम दत्ता की पुस्तक से। कौन है? तो रजनीपाम दत्ता। और रजनीपाम दत्ता की पुस्तक कौन सी है तो आप बताएंगे? इंडिया टुडे। कौन सी पुस्तक है? इंडिया टुडे, या आप इसे आज का भारत भी कह सकते हैं। आज का भारत, जो आज का भारत या इंडिया टुडे पुस्तक है, किसकी है? तो रजनीपाम दत्ता की है। और इसी पुस्तक से हमें जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हमने उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा। कितने चरणों में? 3। पहले चरण में हम वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? वाणिज्यिक पूंजीवाद। दूसरे चरण में हम औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरे चरण में हम वित्तीय पूंजीवाद के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि 3 चरणों में हमने बांटा। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, ये 1757 से प्लासी के युद्ध से 1813 की चार्टर एक्ट तक रहता है। ये 1813 से 1857 की क्रांति तक, और ये 1858 के भारतीय शासन अधिनियम से 1947 तक। यानी कि 3 चरणों में हमने बांट दिया, जिसका काल भी आप देख पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि पहले चरण में जो है, जो ब्रिटिशर्स है, वो व्यापार के द्वारा, राजस्व के द्वारा पूंजी कहाँ ले जाएंगे? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में पूंजी जाएगी, उससे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आएगी, उद्योगों की स्थापना होगी, सीधी सी बात है। और वहां पर मशीनों में तैयार ढेरों माल होगा, सस्ता माल होगा, जिसे दूसरे चरण में भारतीय बाजारों में लाया जाएगा। तीसरे चरण में हम देखेंगे कि जो वित्तीय पूंजीवाद है, इस चरण में ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो चुकी है, पैसा काफी हो चुका है, जिसका निवेश वो वापस किस में करेंगे? भारत में ही करेंगे। ठीक है, और भारत से पूंजी कमाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले चरण की। और अपना जो पहला चरण है वो कौन सा है? वाणिज्यिक पूंजीवाद। इस चरण में अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था, हम कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य वो था अधिक से अधिक
लाभ कमाना, लाभ कमाना, या आप और कह सकते हो कि भारतीय पूंजी को ब्रिटेन ले जाना। कहाँ ले जाना? ब्रिटेन ले जाना, भारतीय पूंजी को ब्रिटेन ले जाना। यानी कि जो पहला चरण है इसमें अंग्रेजों ने अपना टारगेट क्या रखा? उन्होंने टारगेट रखा कि कैसे भी करके जो भारत की पूंजी है, भारत का धन है, उसे कहां ले जाना? ब्रिटेन। अब वो धन को कितने प्रकार से ले जा सकते हैं? दो प्रकार से ले जा सकते हैं। एक तो राजस्व के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्व के द्वारा। और एक इसके द्वारा ले जा सकते हैं, व्यापार के द्वारा। किसके द्वारा ले जा सकते हैं? व्यापार के द्वारा। एक तो राजस्व के द्वारा और एक व्यापार के द्वारा। व्यापार से जो पैसा कमाएंगे वो कहाँ जाएगा? ब्रिटेन। और राजस्व यानी कि लगान वसूलेंगे वो भी कहाँ जाएगा? ब्रिटेन। राजस्व के बारे में हमने देख ही लिया है कि हमने देखा था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। उसके बाद में एक संधि होती है 1765 में, और उस संधि कौन सी थी? तो हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा कि वो संधि थी इलाहाबाद की संधि। कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि। और हमने देखा था कि इलाहाबाद की संधि में 3 प्रमुख क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। कौन से? तो एक बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा। इन तीनों के जो दीवानी अधिकार थे, कौन से अधिकार? दीवानी अधिकार, ये किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। ये हमने देख लिया। और यहाँ से जो राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने इन तीनों क्षेत्रों से, जिसमें बहुत सारी प्रणालियां अपनाई। हमने एक और क्षेत्र देखा था कि हमने देखा था कि 1790 से 92 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में और अंग्रेजों के साथ मराठे हैं। और उसके बाद में एक संधि होती है, टीपू सुल्तान जब हारने की कगार पर या हार जाता है तो एक संधि होती है श्रीरंगपट्टम की संधि। कौन सी होती है? श्रीरंगपट्टम की संधि। और श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई? तो हमने देखा था कि 1792 में हुई। और इस संधि के तहत मैसूर के कुछ क्षेत्र जो टीपू सुल्तान ने थे किसको दे दिए? अंग्रेजों को। ये भी हमने देखा था कि श्रीरंगपट्टम की संधि हुई जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को मैसूर के कुछ क्षेत्र दे दिए, जहां पर दीवानी अधिकार भी किसको मिल गए? अंग्रेजों को। और फिर बाद में अंग्रेजों ने वहां से लगान वसूला। मद्रास में सर्वप्रथम रेतवाड़ी प्रणाली लागू करी थी 12 मील जिले में, जिसके बारे में हमने देखा था। यानी कि हमने पढ़ सब कुछ लिया, बस आपको व्यवस्थित तरीके से बताना है कि कौन से चरण में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार ये राजस्व वसूल रहे हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद इनको 3 क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिले, यहां से इन्होंने लगान वसूला। और श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद मैसूर के भी कुछ क्षेत्र मिल गए, यहां से भी उन्होंने लगान वसूला। और ये जो लगान है ये कहां जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? व्यापार के द्वारा। व्यापार के द्वारा अब बात करते हैं व्यापार की। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले चरण की, जो 1757 से 1813 का काल है। अब आप खुद सोचिए कि जब अंग्रेजों का ये प्रारंभिक काल है, उनकी सत्ता जम रही है, तब वो किस चीज का व्यापार करेंगे? क्या अंग्रेजों के पास में उद्योगों में तैयार सस्ता माल है, या तैयार माल है क्या जो वो भारत के बाजारों में लाकर बेचेंगे? नहीं, अब भी केवल उन्हें कच्चे माल की जरूरत है। किसकी? कच्चे माल की। उनके जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ रही है उसके लिए उनके पास कच्चा माल चाहिए, और कच्चे माल के लिए उन्हें भारत से व्यापार करना है। तो उन्हें लाभ कब होगा? जब उनको कम से कम कीमत पर, निजी कीमत पर क्या मिल जाए? कच्चा माल मिल जाए। यानी कि व्यापार का अर्थ है कि इनका उद्देश्य है कि कम से कम मूल्य पर, कच्चा माल खरीदना। क्या खरीदना? कच्चा माल खरीदना। यही इनका टारगेट है व्यापार की दृष्टि से। अब कम मूल्य पर कच्चा माल कब खरीद सकते हैं? कंडीशन क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप कम कीमत पर कच्चा माल खरीद सकते हैं। एक तो भारतीय सत्ता पर नियंत्रण चाहिए, सत्ता पर नियंत्रण। और दूसरा चाहिए इनको
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करना, या जिसे आप जानते हैं व्यापारिक एकाधिकार के नाम से। किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक एकाधिकार। एकाधिकार, ये दो कंडीशन हो ना, तब वो कच्चा माल कम कीमत पर, जितनी कीमत पर ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है। अभी व्यापार कौन कर रही है मुख्य रूप से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। हम ये जो सारे कार्य पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के अधीन तो जो ये जो भारत की सत्ता है ये 1858 में अधिनियम में जाएगी, 1857 की क्रांति के बाद में। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की कर रहे हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कच्चा माल कम से कम कीमत पर कब मिल सकता है? तो दो कंडीशन में, कि अगर वो सत्ता पर नियंत्रण बना ले और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम कर दे, व्यापारिक एकाधिकार। सत्ता पर नियंत्रण बना के कैसे? तो दोस्तों देखें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सत्ता पर नियंत्रण होगी, शासकों पर नियंत्रण होगा, तो भारतीय जो किसान है उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं भारतीय किसानों पर, और उन्हें मजबूर कर सकते हैं किसानों को कि वो कम कीमत पर कच्चा माल दे, डरा धमका कर कह सकते हैं, या जोर जबरदस्ती करके, ठीक है ना। तो इसलिए भारतीय सत्ता पर नियंत्रण होना जरूरी है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करने की काम बात आ रही है, तो जितने ज्यादा कंपनियां होगी ना, यानी कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉम्पिटिटर बहुत सारी कंपनियां, खुद ब्रिटिश कंपनियां भी वो और भारत में आकर व्यापार कर रही है, जो इंग्लैंड की कंपनियां वो है, और दूसरी यूरोपियन कंपनियां और है, जो जैसे कि डच है, पुर्तगाली है, डेन है, फ्रांसीसी है, ये भी भारत में व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो सब व्यापार कर रहे हैं ये किसके कॉम्पिटिटर हैं? अंग्रेजों के। और अगर ये रहेंगे तो अंग्रेज कम कीमत पर माल नहीं खरीद सकते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कोई फ्रांसीसी कंपनी है, ये कोई ब्रिटिश कंपनी और है, इंग्लैंड की और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि व्यापारिक एकाधिकार हो, केवल भारत में व्यापार करने का अधिकार किसको मिल जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन चाह रही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है। अब जैसे ये तीन कंपनियां, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से कम कीमत पर माल खरीदेगी, किसानों से कम कीमत पर माल खरीदेगी, तो किसान क्या करेगा? उससे ज्यादा कीमत पर बी कंपनी को, या आप कह सकते हैं कि किसी फ्रांसीसी कंपनी को और बेच देगा। अगर ये भी कम कीमत पर माल खरीदेगी तो किसान क्या करेगा? सी कंपनी को, या और कोई ब्रिटिश कंपनी है या और कोई कंपनी है, ए बी सी माना कोई भी कंपनी है, उसको कम की ऊंची कीमत पर जो है कच्चा माल बेच देगा। यानी कि जितनी ज्यादा कॉम्पिटिटर होगी इसकी कंपनियां, उतना ज्यादा इनको नुकसान है। जितनी ज्यादा कम कॉम्पिटिटर कंपनियां होगी उतना ज्यादा इनको फायदा है। कैसे? अब जैसे किसानों के पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, कि किसानों के पास में एक ही ऑप्शन है कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है कच्चा माल बेचना है, तो उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी तय करेगी, क्योंकि किसान और किसी को बेच ही नहीं सकते और कोई ऑप्शन ही नहीं है किसानों के पास में। समझ चुके आप लोग, ठीक है ना। इसलिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या व्यापारिक एकाधिकार होना जरूरी था। क्या था? कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या व्यापारिक एकाधिकार होना जरूरी था। तो दोस्तों व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी कि हम देखें कि व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते के कांटे कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो एक तो है यूरोपियन कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां जिसमें पुर्तगाली है, डच है, डेन है, फ्रांसीसी है, मुख्य है फ्रांसीसी है। और कौन है? तो खुद ब्रिटेन की ही, इंग्लैंड की ही ब्रिटिश कंपनियां। कौन है? ब्रिटिश कंपनियां, खुद इंग्लैंड की ही कंपनियां हैं जो भी आकर भारत में व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते से अगर ये दोनों कंपनियां या यूरोपियन और ब्रिटिश कंपनियां हट जाती है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या स्थापित हो सकता है? व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल सकता है, ठीक है ना। वही व्यापार करेगी, और अगर वही व्यापार करेगी तो उसे कच्चा माल कम कीमत पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लिया, कैसे उन्होंने
सत्ता पर नियंत्रण बनाया और कैसे इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं उपनिवेशवाद। क्या देख रहे हैं? उपनिवेशवाद, जिसका मतलब होता है प्रत्येक शासन द्वारा किसी क्षेत्र से अधिक लाभ कमाना, उसको अपने नियंत्रण में लेकर, यानी कि ब्रिटेन ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, रजनी पामदत्ता की पुस्तक इंडिया टुडे से आज के भारत से इसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया, पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। और सबसे पहले हम वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात करें, जिसमें टारगेट क्या है, तो अधिक से अधिक लाभ कमाना, या भारतीय पूंजी को कहां ले जाना? ब्रिटेन। अब भारतीय पूंजी को ब्रिटेन कितने तरीकों से ले जा सकते हैं? व्यापार के द्वारा, राजस्व के द्वारा, लगान के द्वारा। लगान के द्वारा बात करें तो 1764 का जो बक्सर युद्ध हमने देखा, उसके बाद में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत ये जो 3 क्षेत्र थे, यहाँ के दीवानी अधिकार, लगान वसूलने के अधिकार किसको मिल गए? अंग्रेजों को। और हमने क्या देखा, तो एक श्रीरंगपट्टम की संधि हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और इस श्रीरंगपट्टम की संधि में क्या हुआ, तो इसमें भी हमने देखा था कि जो टीपू सुल्तान था उसने मैसूर के कुछ क्षेत्र किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए, और वहां से इनको लगान वसूलने का अधिकार मिला। ये राजस्व की बात हुई। फिर हमने बात करी कि व्यापार से कैसे कमा सकते हैं, तो कम से कम मूल्य पर कच्चा माल खरीद कर। कब खरीद सकते हैं? 2 कंडीशन, अगर वो सत्ता पर नियंत्रण बना ले। कैसे बनाएंगे सत्ता पर नियंत्रण, अभी हम देखेंगे। और दूसरी क्या है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करके, यानी कि खुद का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करके। ठीक है, और इनकी कॉम्पिटिटर, अगर इनको व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना है तो रास्ते की कांटे कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो यूरोपियन कंपनियां और खुद ब्रिटिश कंपनियां। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं इन क्षेत्र पर। हमने देखा कि व्यापारिक एकाधिकार, स्थापित करना है या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करना है, तो सबसे पहले किसको हटाना, क्या करना पड़ेगा, तो भारतीय सत्ता पर नियंत्रण बनाना पड़ेगा। भारतीय सत्ता पर नियंत्रण क्या बनाना पड़ेगा? नियंत्रण। अब भारतीय सत्ता पर इन्होंने नियंत्रण कैसे बनाया, तो उसके बारे में देख लीजिए। हमने देखा बक्सर का युद्ध, और उससे पहले एक युद्ध देखा था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध देखा था? प्लासी। नीचे लिख रहा हूं मैं, लेकिन प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था, और इसके बाद बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। ये दोनों युद्ध किसने जीते थे? अंग्रेजों ने जीते थे। ठीक है ना। दोनों युद्धों में बंगाल का नवाब पराजित हुआ, और इसके बाद उन्होंने बंगाल के नवाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसको? बंगाल के नवाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। वहां से दीवानी अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों। ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने बंगाल पर तो नियंत्रण बना लिया, लेकिन और भी थे, और भी कई सारे शासक थे, और भी कई सारे क्षेत्र थे जहां पर इनको नियंत्रण बनाना था। जब नहीं बना पा रहे तो इन्होंने एक रास्ता अपनाया सहायक संधि का। किसका? सहायक संधि का। सहायक संधि जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो आप बताएंगे सहायक संधि का जो जनक था वो था डुप्ले। कौन था? कि अगर पूछ लिया जाए कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो कौन था? डुप्ले था। और ब्रिटेन का कौन सा जो गवर्नर है वो सहायक संधि कर रहा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कर रहा है? वेलेस्ली। कब कर रहा है? तो 1798 से 1805 के दौरान ये गवर्नर रहा, उसने कई सारी सहायक संधियां करी। यानी कि भारतीय सत्ता पर ये नियंत्रण बना रहे हैं। बंगाल पर तो इन्होंने युद्ध करके नियंत्रण बना लिया, और मैसूर में भी काफी सारे इन्होंने युद्ध किए, लेकिन ये चाहते हैं कि देसी रियासतों को अपनी ओर मिला लिया जाए। किसको? देसी रियासतों को। तो क्या होगा कि वो देसी रियासतें जो है वहां पर हम सबसे पहले संधि करेंगे, उसके बाद वहां पर हस्तक्षेप करके उनके ऊपर हम नियंत्रण बना लेंगे। तो सहायक संधि का इन्होंने रास्ता अपनाया, और ब्रिटेन की ओर से सहायक संधि कौन कर रहा है? तो वेलेस्ली। हालांकि शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर ली है, इसको जनक माना जाता है सहायक संधियों का। सहायक संधियां देसी रियासतों से की जाती है, और सहायक संधियों में होता क्या है तो वो देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जिस भी देसी रियासत से सहायक संधि की जाएगी ना, उस देसी रियासत में किस लिए कर रहे हैं? तो रक्षा के लिए, उस देसी रियासत की रक्षा करेंगे।
यानी कि जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देसी रियासतों से संधि कर रही है, उन्हें कह रही है कि आप हमसे सहायक संधि कर लो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। यानी कि उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देकर, क्योंकि उस समय ये ऐसा काल था जिस समय मराठों का बहुत आतंक था, तो जो देसी रियासतों के शासक थे वो मराठों से काफी डरते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि मराठों से हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमसे क्या कर लो, संधि कर लो। ठीक है, यानी कि देसी रियासतों की सुरक्षा के लिए जो अंग्रेज है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो किससे संधि कर रही है, देसी रियासतों से। अब भी संधि के नियम क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो किसके लिए की जा रही है, तो सुरक्षा के लिए। और अंग्रेज कह रहे हैं किसकी सुरक्षा के लिए, अंग्रेज कह रहे हैं कि ये हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तविकता यह है कि ये अंग्रेज खुद की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि रक्षा के लिए या देसी रियासतों की सुरक्षा के लिए संधि कर रहे हैं, और किस लिए, क्या होगा इसमें, नियम क्या होंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश सेना और एक रेजिडेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, रेजिडेंट देसी रियासत में रहेगा, देसी रियासत में रहेंगे, जिसका खर्च रियासत वहन करेगी, यानी कि रियासत देगी। ठीक है, ये नियम है। क्या नियम है, तो अंग्रेज कह रहे हैं, जिस रियासत से अंग्रेज संधि कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमसे सहायक संधि कर लो। अगर सहायक संधि हो रही है तो उसके नियम क्या है कि जो अंग्रेजों की जो सेना होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, वो कहाँ रहेगी, उस देसी रियासत में उसकी सुरक्षा के लिए रहेगी। साथ में अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट भी उस पर, वहां पर रहेगा। अब क्या करेंगे, तो वो जो सेना और जो वो रेजिडेंट, यानी कि वो जो सेना जो उस रियासत में रहेगी, उसका खर्च उस रियासत को ही उठाना है। जो भी खान पान का खर्च है, चाहे हथियार संबंधी खर्च है, जो भी खर्च है, किसको वहन करना, उस रियासत को ही वहन करना। यानी कि अंग्रेजों को कहे तो अंग्रेजों ने यहाँ पर माइंड लगाया, क्या लगाया, माइंड। यानी कि उन्होंने सेना भी कहाँ भेज दी, उस देसी रियासत में, जिसका खर्च भी कौन कर रही है, रियासत वहन कर रही है। ठीक है ना। और क्या किया तो यहां पर इस सहायक संधि में इन्होंने भारतीय सत्ता को नियंत्रण में लेने के साथ साथ एक और टारगेट रखा कि अन्य कंपनियों जो है, जैसे कि हम देख रहे थे यूरोपियन कंपनियां हैं, ब्रिटिश कंपनियां हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा कम करना, उनको हटाना। तो इन्होंने क्या किया कि एक शर्त और रख दी कि आप जो अन्य यूरोपियन कंपनियां हैं, अन्य यूरोपियन कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार और पद नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, पद नहीं दे सकते, और आपके क्षेत्र में आप व्यापार करने का अधिकार नहीं दे सकते। ये शर्तें रख दी। यानी कि जिस भी देसी रियासत से ये ईस्ट इंडिया कंपनी संधि कर रही है, सहायक संधि, वहां पर अन्य कोई यूरोपियन कंपनी आके व्यापार नहीं कर सकती। उन्हें जो वो देसी शासक है वो कोई पद नहीं देगा उन यूरोपियन को। ठीक है ना। यानी कि उन्होंने इनको भी रास्ते से हटाने का काम कर लिया इस संधि के तहत। ये संधि हो रही है दोस्तों। ये हम सहायक संधि की बात कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा किस किस के साथ कब कब हुई थी। तो रक्षा के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिस भी रियासत से संधि कर रही है वहां अपनी सेना रख रही है, और उस सेना का खर्च कौन कर रही है, तो जिस देसी रियासत में रखा जा रहा है वही रियासत उसका खर्च वहन करेगी, खर्च देगी। और साथ में जिस रियासत से संधि की जा रही है वो अन्य यूरोपियन कंपनियों को व्यापार नहीं करने देगी और उनको कोई पद भी नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि अगर वो मुस्कुराते भी थे ना, तो भी उनके पीछे कोई ना कोई कारण था। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं कि अगर वो मुस्कुराते थे तो उनके पीछे भी कोई ना कोई उनका मतलब होता था, यानी कोई ना कोई मतलब की बात होती थी। तो यहाँ उन्होंने देसी रियासतों की सुरक्षा के लिए क्या किया होगा, ये संधि नहीं। होता क्या है कि इस संधि के तहत उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे आप घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। घेरे की नीति सुना तो हो गई आपने। कौन सी नीति,
घेरे की नीति, कि इस सहायक संधि के तहत उन्होंने घेरे की नीति अपनाई। आपने सुना होगा द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति। कैसे? तो देखिए, ये भारत का दक्षिणी भाग है कुछ, यहां पर है मराठे, ये इस क्षेत्र में क्या है? मराठे। और ये जो क्षेत्र है यहां पर है मैसूर, क्या है? मैसूर। और मैसूर के साथ है फ्रांसीसी। कौन है? फ्रांसीसी, जो अंग्रेजों के मुख्य दुश्मन है, मुख्य प्रतिस्पर्धा में हम बात करें तो ये मराठे, ये मैसूर और ये फ्रांसीसी अंग्रेजों के थे मुख्य दुश्मन। आप कह सकते हैं क्या थे? दुश्मन। क्या थे? दुश्मन। ये तीनों अंग्रेजों के मुख्य दुश्मन है। और अंग्रेजों का जो मुख्य क्षेत्र है ना, वो है बंगाल में। कहां पर है? बंगाल में। अंग्रेजों का मुख्य क्षेत्र है बंगाल में। अब इस नीति के तहत अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये तीनों साथ मिलकर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना ये जो देसी रियासतें हैं इनके बीच में पड़ने वाली, उन देसी रियासतों को अपने साथ कर लिया जाए इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने नीति अपनाई, कौन सी? सहायक संधि की। यानी कौन सी नीति अपनाई? हम बात कर रहे हैं सहायक संधि की। और ये सहायक संधि की नीति अपनाई गई इसलिए तो इन दुश्मनों से सुरक्षा के लिए। अब हम इसे घेरे की नीति क्यों बोल रहे हैं, या हम इसे द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि बंगाल के पास में ये कोई देसी रियासत है, ये भी कोई देसी रियासत है, और ये भी कोई देसी रियासत है। ये छोटी छोटी देसी रियासतें हैं। अब होगा क्या? तो समझिए, अब इन देसी रियासतों ने अगर संधि कर ली, कौन सी संधि? सहायक संधि। किससे कर ली? तो बंगाल प्रमुख क्षेत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? सहायक संधि। क्या कर ली? सहायक संधि। तो क्या होगा? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है ना, वो रहेगी देसी रियासतों में। यहाँ पर भी रहेगी, इस देसी रियासत में भी रहेगी, और इस देसी रियासत में रहेगी। यानी कि ये जो सभी देसी रियासतें हैं, यहाँ पर किसकी सेना रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। ठीक है। और साथ में और किसकी सेना है? तो देसी रियासतों की भी सेना है। और साथ में इन सेनाओं का खर्च भी कौन वहन कर रही है? तो ये देसी रियासतें करेगी। अब जैसे ये कोई मराठे या कोई आक्रमण करेंगे, चाहे मैसूर आक्रमण ना, कोई अभी आक्रमण करेगा, तो इनको सबसे पहले ये जो देसी रियासतें क्या है, ये जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? इन देसी रियासतों से गुजरेंगे तभी वो कहां पहुंचेंगे? बंगाल। ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने क्या बना लिया? सुरक्षा का एक ये घेरा बना लिया। क्या बना लिया? घेरा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घेरे की नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घेरे की नीति, या आप कह सकते हैं द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है ना। यानी कि अंग्रेजों ने रियासतों की सुरक्षा के लिए यह संधि नहीं करी, अंग्रेजों ने खुद की सुरक्षा के लिए यह संधि करी, ताकि वो किसकी सुरक्षा कर सके? खुद की सुरक्षा कर सके। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये थी सहायक संधि की नीति। अब सहायक संधि की नीति के तहत क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने इन देसी रियासतों से संधि कर ली। किससे? ये जो देसी रियासतें थी इनसे संधि कर ली। फिर वहां पर अंग्रेजों की सेना रहने लगी। अब यहां पर अंग्रेजों को फायदा क्या है? ठीक है ना, कि कोई भी आक्रमण करेगा तो पहले इनको इन देसी रियासतों से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, ये जो सेना रखी गई है इनका खर्च भी कौन वहन कर रही है? देसी रियासतें। दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा क्या हुआ? कि इन देसी रियासतों में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट है, जो उस देसी रियासत के शासक की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है कि कहीं वो जो देसी रियासत का शासक है या देसी रियासत है वो अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठा रहा। इस बात की भी नजर रखी जा रही है। तीन फायदे, एक तो सुरक्षा हो गई, घेरा बन गया। दूसरा, उसका खर्च भी वहन देसी रियासत कर रही है। तीसरा, कि उस देसी रियासत पर नजर भी रखी जा रही है। ठीक है ना। तो ये थी सुरक्षा की नीति या घेरे की नीति, यानी कि अंग्रेजों ने इस सहायक संधि के तहत खुद की ही सुरक्षा की नीति अपनाई, जिसे आप घेरे की नीति कह रहे हो। ये थी सहायक संधि। अब इन्होंने क्या किया कि कैसे सत्ता को नियंत्रण में किया? तो पहले देसी रियासत से संधि करी, वहां पर सुरक्षा के लिए सेना रखी, और फिर धीरे धीरे उनके आंतरिक मामलों में संधि में तय हुआ कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संधि में क्या तय हुआ था कि ये जो सेना है
और ये जो रेजिडेंट है ये रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये शर्त रखी गई थी। तो शुरुआत में तो अंग्रेजों ने शर्त पर अमल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शर्त पर अमल किया, शुरुआत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन धीरे 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 उन्होंने जो है उस शासक को उस देशी रियासत में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और हस्तक्षेप करके जैसा कि हम बोलते हैं ना, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, उसी प्रकार उसकी आंतरिक फूट का फायदा उठाकर धीरे धीरे उस शासक को अपने नियंत्रण में ले लिया और देशी रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया, और उस प्रकार भारतीय सत्ता जो है इनके नियंत्रण में आ गई। यहाँ तो अंग्रेज संधि कर रहे हैं, आगे तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो भारतीय रियासतों को हड़पने लगे। हम देखेंगे हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की, जिसे आप डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स भी बोलते हैं, गोद निषेध की नीति, जिसके तहत वो क्या करता है, देशी रियासतों को हड़पता है। यहां तक अंग्रेजों की हिम्मत पहुंच गई थी, लेकिन यहां पर मात्र संधि तक ही सीमित है, ठीक है ना। तो ये थी सहायक संधि, जिसके तहत उन्होंने घेरे की नीति अपनाई, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब सहायक संधियां करने वाली रियासतें कौन कौन सी है, तो वो भी देख लीजिए। सर्वप्रथम 1798 की बात है, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि करी। पूछी ले जाएगी सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली कौन सी रियासत थी, तो हैदराबाद थी। कब, 1798 में, ठीक है ना। 1799 में मैसूर ने की, किसने की, मैसूर ने, और 1799 में ही तंजौर ने भी की, मद्रास में तमिलनाडु में आता है तंजौर, और 1801 में अवध ने की, और 1802 में मराठों के पेशवा ने की, किसके, मराठों के पेशवा ने की। 1803 में बरार ने की, बरार महाराष्ट्र में पड़ता है, और 1804 में ग्वालियर ने की, किसने की, ग्वालियर। ये प्रमुख सहायक संधियां करने वाली रियासतें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने करी, 1798 में हैदराबाद के निजाम ने, फिर 1799 में मैसूर के निजाम ने, और 1799 में तंजौर ने, 1801 में अवध ने, 1802 में मराठों के पेशवा ने, और 1803 में बरार ने, और 1804 में ग्वालियर। इन सब ने मिलकर क्या करी, सहायक संधि। कंप्लीट है दोस्तों। अगर आप ट्रिक से ध्यान रखना चाहो तो आप ध्यान रख सकते हैं, हम तम बगल में, हम तम बगल में। हे से हैदराबाद हो जाएगा, मैं से मैसूर हो जाएगा, टी से तंजौर हो जाएगा, ए से अवध हो जाएगा, मैं से मराठे हो जाएंगे, बे से बरार हो जाएगा, और गे से जो है ग्वालियर हो जाएगा, मैं यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो हालांकि हम तुम बगल में होता है, लेकिन आपको हम तम बगल में ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगी हो तो जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर अमल करो, लेकिन एक याद करने का तरीका होता है जो आप लोगों के काम आ सकता है। यानी कि हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं कि जो देशी रियासतें हैं उनको अपने नियंत्रण में, यानी कि जो भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लेने का टारगेट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कैसे ले रही है, तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जीता, और भी बहुत सारे युद्ध जीते थे, और किसके द्वारा नियंत्रण में लिया, तो सहायक संधियों के द्वारा, ठीक है। यानी कि ये तो बात हुई भारतीय सत्ता को नियंत्रण में लेने की, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करना है भारत में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। यानी कि कच्चे माल को खरीदना है तो भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। जब भारतीय सत्ता उनके नियंत्रण में होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि ये प्रमुख देशी रियासतें थी जिसने इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि करी, और इनसे सहायक संधि करके पहले यहाँ पर शर्त रखी गई थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने हस्तक्षेप किया और देशी रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय सत्ता पर अपना नियंत्रण किया, ताकि कच्चे माल को कम से कम कीमत पर खरीद सके। जरूरी है ना, उसके लिए दो चीजें देखी थी हमने कि अगर कच्चे माल को कम कीमत पर खरीदना है तो देशी रियासतों पर अपना या भारतीय सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, तभी वो किसानों पर क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं।
जब किसानों पर दबाव बनाएंगे तभी वो कम कीमत पर कच्चा माल बेचने के लिए क्या हो सकता है, मजबूर हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि अगर कम कीमत पर कच्चा माल खरीदना है तो व्यापारिक एकाधिकार होना जरूरी है। क्या है, व्यापारिक एकाधिकार। और उनकी प्रतिस्पर्धा में बात करें व्यापारिक एकाधिकार की, तो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना है तो इनके रास्ते के दो कांटे हैं। एक तो है यूरोपियन कंपनियां, और जो यूरोपियन कंपनियां हैं और यूरोपियन कंपनियां कौन सी है, तो एक है पुर्तगाली। पुर्तगालियों को तो इस चरण से पहले ही रास्ते से हटा दिया गया था। हमने देखा कि अंग्रेजों के आने के बाद जो पुर्तगाली थे वो व्यापार की दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से भी पिछड़ गए। पहले उनकी शक्ति बहुत मजबूत थी, स्वाली के युद्ध में पराजित किया, उसके बाद बंबई उन्होंने दहेज में दे दिया चार्ल्स II को, और धीरे धीरे करके जो मुगल शासक था शाहजहां, उसके काल में भी पुर्तगालियों का बहुत पतन हुआ, और फिर बाद में पुर्तगाली जो है वो केवल गोवा और गोवा के आसपास कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गए। ठीक है, और थे डच। कौन थे, डच। तो डचों को अंग्रेजों ने, एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है, बेदरा का युद्ध। कब हुआ, तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। कौन सा युद्ध हुआ, डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, और उसके बाद डच चले जाते हैं। डच भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन थे, जबकि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे पहले जाने वाले कौन थे, तो डच। और बात करें डचों के बाद में डेन। कौन थे, डेन ने क्या किया, तो डेन ने 18वीं शताब्दी में अपनी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डच भी ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सके, और जो डच थे, डेन भी ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सके, और जो डेन थे वो 18वीं शताब्दी में जो अपनी कंपनियां थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी और वापिस चले गए। ठीक है, फिर जो मुख्य कॉम्पिटिटर बचते हैं वो बचते हैं फ्रांसीसी। ये मुख्य रास्ते का काटा है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्हें रास्ते से हटाना है। इनके पास में व्यापार के साथ साथ सैन्य शक्ति भी इनकी काफी मजबूत थी। इनके बीच में काफी संघर्ष हुआ, जो हम यूरोपियन चाहते आगमन में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक है ना, आपको पता है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1756 से 1763 तक, 7 सालों तक ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें एक युद्ध होता है, इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध में एक युद्ध होता है जिसे हम वांडियावास के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में क्या किया, तो आयरकूट के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी, उसने अपने काउंट लाली के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना थी, अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध में या वांडियावास के युद्ध में पराजित किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, और आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो काउंट लाली कर रहे थे। यानी कि आयरकूट ने कूट कर काउंट लाली को क्या कर दिया, लाल कर दिया। आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था, इसके बाद में अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि होती है, जिसे आप जानते हैं पेरिस की संधि के नाम से। किस नाम से, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई, तो 1763 में। इस पेरिस की संधि में क्या हुआ, तो इस पेरिस की संधि में जो फ्रांसीसी थे वो भारत में केवल व्यापारी बनकर ही रह गए। इस संधि के तहत तय किया गया, अंग्रेजों ने तय किया गया, क्योंकि अंग्रेजों की विजय हुई थी, और अंग्रेजों ने तय किया कि फ्रांसीसी अब भारत में अपनी सेना नहीं रख सकते। और उसके बाद में
अंग्रेजों को सेना रखने का अधिकार था। जो अंग्रेजी सेना थी वो ब्रिटिश सेना थी, वो बहुत मजबूत थी और उन्होंने फ्रांसीसियों को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही रह गए, उसके बाद वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार यूरोपियन कंपनियों को इन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रास्ते से हटाया। ठीक है, देखो पुर्तगाली, इनका धीरे धीरे पतन हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही सीमित, यानी गोवा के आसपास ही सीमित कर रह गए। डचों को इन्होंने पराजित किया, बेदरा के युद्ध में वापस भेज दिया। डेन खुद ही कंपनियां बेचकर 18वीं शताब्दी में वापस चले गए और फ्रांसीसी कर्नाटक के तृतीय युद्ध के पराजित होने के बाद पेरिस की संधि में इन्होंने सैन्य शक्ति रखने का कोई इनको अनुमति नहीं मिली या सैन्य शक्ति नहीं रख सकते थे, उसके बाद ये नियंत्रित हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने किस कंपनियों को हटा दिया, जो यूरोपियन कंपनियां थी इनको हटा दिया, यानी कि इनको भारत में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना इनका ही केवल अधिकार हो। अब इनके कॉम्पिटिटर है खुद ब्रिटिश कंपनियां, इंग्लैंड की भी और कंपनियां थी, खुद ब्रिटिश कंपनियां, इंग्लैंड की भी और कंपनियां थी जो भारत में आकर व्यापार कर रही थी, यानी ब्रिटेन की भी और कंपनियां थी जो भारत में आकर क्या कर रही थी, व्यापार। कंप्लीट है। अब इनको रास्ते से हटाना, पहले उनसे तो युद्ध करके हटा दिया यूरोपियन कंपनी को, जो अन्य पुर्तगाली थे, डच थे, डेन थे, फ्रांसीसी थे, इनको कैसे हटाओगे? तो इनको हटाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था 1793 का, चार्टर एक्ट नाम से आप जानते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट। इस 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? तो इस 1793 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। क्या दे दिया? व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ने ये चार्टर पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो इस चार्टर के बाद जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी, अन्य इंग्लैंड की जो भी कंपनियां थी, वो भारत में आकर अब व्यापार नहीं कर सकती। अब भारत में केवल व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, क्योंकि क्या स्थापित हो गया? व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो गया। कौन से एक्ट में? 1793 के चार्टर एक्ट में। 4 चार्टर एक्ट आए थे। 1793 में आया था, 1813 में आया था, 1833 में आया था और 1853 में आया था। 1833 के चार्टर एक्ट में भी ये काम हुआ था कि ईस्ट इंडिया नाम संक्षिप्त में किया गया था। जो पहले द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज था, उसे संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। ये चीज भी हमने देखी थी। साथ ही व्यापारिक एकाधिकार कौन से एक्ट में? तो 1793 के चार्टर एक्ट में। इस प्रकार जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भी अब भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय का शोषण किया और प्रथम चरण में भारतीय पूंजी या भारतीय धन ब्रिटेन निष्कासित हुआ। यानी कि ब्रिटेन निष्कासित हुआ, यानी कि ब्रिटेन ले जाया गया। ठीक है ना? बहुत सारा जो भारतीय धन था वो कहाँ ले जाया गया? ब्रिटेन। प्रथम चरण में व्यापार के द्वारा और राजस्व के द्वारा। अब तक की हम चर्चा कर रहे हैं, हम उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करके वहां से ज्यादा लाभ कमाना। कंप्लीट है दोस्तों। तो रजनी पाम दत्ता की जो पुस्तक है इंडिया टुडे, आज का भारत, उससे हमें जानकारी मिल रही है। हमने 3 चरणों में बांटा, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। पहले चरण की हम बात कर रहे थे वाणिज्यिक पूंजीवाद की, और पहले चरण में हमने देखा कि कंपनी का टारगेट है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना या भारतीय धन को कहाँ ले जाना? ब्रिटेन। उसके लिए 2 कंडीशन चाहिए कि राजस्व वसूले वो और व्यापार के द्वारा। राजस्व वसूल रहे हैं, उन्हें दीवानी अधिकार मिले इलाहाबाद की संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में। और व्यापार के द्वारा कैसे? तो कच्चे माल को कम से कम कीमत में खरीद कर। कच्चे माल को कम से कम कीमत में कब खरीद सकते हैं? 2 कंडीशन में। एक तो भारतीय सत्ता पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो, और एक व्यापारिक एकाधिकार। भारतीय सत्ता पर उन्होंने नियंत्रण किया। भारतीय सत्ता पर उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और बंगाल के नवाब को अपने अधीन कर लिया। फिर उन्होंने कुछ सहायक संधियां भी करी। 1798 से प्रारंभ होती है। सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। अंग्रेजों की ओर से वेलेजली कर रहे हैं। सहायक संधि के तहत उन्होंने घेरे की नीति अपनाई, यानी कि वो खुद मैसूर से, मराठों से, फ्रांसीसियों से अपनी सुरक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाई।
कंप्लीट है दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने सुरक्षा का घेरा बनाया, लेकिन उन्होंने जो सहायक संधि करी थी वो देशी रियासतों की सुरक्षा के लिए करी थी, ये कहकर करी थी, जिसमें देशी रियासतों में उनकी सेना रखी जा रही है, जिनका खर्च कौन वहन कर रही है, देशी रियासत। और साथ ही ये भी कहा गया कि जिस देशी रियासत से संधि की जा रही है वो किसी अन्य यूरोपियन कंपनियों को वहां पर व्यापार करने का और वहां पर कोई पद नहीं देगी, ऐसा अधिकार नहीं दे सकती। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत हैदराबाद थी, जिसमें 1798 में हुआ। दूसरी मैसूर थी, जिसमें 1799 में हुआ। फिर हमने देखा कि इन्होंने यूरोपियन कंपनियों को कैसे हटाया। तो जो पुर्तगाली थे वो तो वैसे ही गोवा में सिमट कर रह गए, जो शाहजहां ने अत्याचार किए थे या शाहजहां ने जो उनके ऊपर कार्यवाही करी थी उससे, और जो डच थे उनको बेदरा के युद्ध में पराजित किया। डेन 18वीं शताब्दी में कंपनियां बेचकर चले गए, और फ्रांसीसियों को जब कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पराजित किया तो उनको सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। ठीक है, इस प्रकार फिर पहले चरण में उन्होंने भारतीय पूंजी को राजस्व के द्वारा, व्यापार के द्वारा कहाँ निष्कासित किया। तो हमने देखा कि भारतीय पूंजी का निष्कासन जो है कहाँ पर हो रहा है, ब्रिटेन। यानी कि पहले चरण में भारतीय पूंजी को ब्रिटेन ले जाया गया। दोस्तों कल हम उपनिवेशवाद के दूसरे चरण और तीसरे चरण की चर्चा करेंगे। आज हमें कुछ प्रश्न देखने हैं जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जैसा कि हमारी बात हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। हमने डेट भी देखी थी कि डेट है 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून को। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा था। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लासी के युद्ध को मध्यकाल का अंत व आधुनिक काल की शुरुआत किसने कहा। ऑप्शन ए है डॉक्टर जदुनाथ सरकार, बी है स्मिथ, सी है क्लाइव और डी है दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत। तो हमने सबने देखा था कि किसने कहा था, जदुनाथ सरकार ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितने परगनों की जिम्मेदारी थी। हमने अच्छी तरह से देखा था कि कितने परगनों की जिम्मेदारी दी थी। कमेंट करके जल्दी बताएं अगर आपने पढ़ा है तो, कि ए में है 23, बी है 24 और से है 25 परगने, 26 परगने। कितने परगने थे, तो हमने देखा था कि 24 परगने थे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र नहीं दिया। प्रश्न के ऊपर ध्यान दे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा क्षेत्र दिया, कौन सा नहीं दिया। ठीक है ना, हमने 3 क्षेत्र देखे थे जो दिए थे। ठीक है ना, कि तो बर्दवान, चटगांव, कासिम बाजार और मिदनापुर, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो मीर कासिम ने अंग्रेजों को नहीं दिया था। तो दोस्तों वो है कासिम बाजार। ये तीनों क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दिए गए थे। ठीक है ना, कि बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में निम्न में से कौन अंग्रेजों के समर्थन में था। किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। सुजाउद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने। हमने देखा कि उस समय मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब पद से हटा दिए गए, इसलिए उन्होंने अवध के नवाब को जो सुजाउद्दौला था और मुगल शासक को अपनी ओर मिला लिया। और जो मीर जाफर है, ये जो मीर जाफर है ये साथ दे रहा था अंग्रेजों को, क्योंकि इसको वापस नवाब बनाया गया था। कंप्लीट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने डेट भी देखी थी कि 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो हमने देखा था कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इंग्लिश ईस्ट कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था और उसे किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को और हम जॉन कंपनी के नाम से भी जानते थे। किस कंपनी के नाम से जानते थे, जॉन कंपनी के नाम से। अगला है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा किया। जैसा स्टेटमेंट हम प्लासी के युद्ध के बारे में बात देख रहे हैं, वैसा बक्सर के युद्ध के बारे में भी आ रहा है। ये और ये स्टेटमेंट किसने दिया, जल्दी से बताएं अगर आपको पता है तो, कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। यह कथन किसका था, स्मिथ का था, ब्रेंजमिन का था, मुनरो का था या के.एम. पन्नीकर का था। तो दोस्तों हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा था कि ये जो कथन है ये किसका था, स्मिथ का था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, कि हमने देखा था कि जब बंगाल में द्वैध शासन स्थापना हो रही है, द्वैध शासन की स्थापना किसने करी थी, वही बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और कौन थे, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीय वायसराय, तो प्रथम भारतीय वायसराय थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय वायसराय थे सी राजगोपालाचारी। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल हम उपनिवेशवाद के दूसरे चरण और तीसरे चरण की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।